दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के ठीक इस पॉइंट पर आज से 52 साल पहले एक प्लेन जा टकराया था। चौंकाने वाली बात थी, ये टकराने के बाद कहीं जाके गायब हो चुका था। ये 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन रेंज है। यहाँ 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, साथ ही खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब कई दिनों तक जहाज का मलबा ना मिला, ना ही कोई डेड बॉडी मिली, तो अथॉरिटी को ये क्लियर हो चुका था कि अब वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, और साथ ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया। न्यूज मीडिया में भी कुछ दिन तक ये खबरें चलती रही, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे ये मामला ठंडा होता गया। लोग इस हादसे को भूल ही चुके थे, लेकिन इस हादसे के 2.5 महीने बाद, एग्जैक्टली 72 डेज बाद, अथॉरिटी को खोए हुए प्लेन से एक मैसेज रिसीव होता है। और वो मैसेज क्या होता है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। ये यूरोबॉय एयरफोर्स फ्लाइट 571 थी, जिसने इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अपने नाम लिखा दिए। 12 अक्टूबर 1972 को ये फ्लाइट यूरोबॉय की कैपिटल मोंटे से अपनी उड़ान भरती है। प्लेन में रग्बी प्लेयर थे, जिनको मोंटेवीडियो से चिली की कैपिटल सैंटियागो एक मैच खेलने जाना था। रग्बी प्लेयर समेत जहाज में 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद जहाज अभी अर्जेंटीना के ऊपर ही था, लेकिन अचानक से मौसम खराब होने की वजह से उन्हें अर्जेंटीना के एक शहर मेंडाजो में ही लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने यह फैसला इसलिए लिया, अर्जेंटीना और चिली के बीच में एंडीज के माउंटेन एक दीवार बनकर खड़े थे। यहाँ के माउंटेन वैसे ही बहुत खतरनाक है, और मौसम खराब होने की वजह से इनके ऊपर से गुजरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। पायलट का प्लान था कि वो एक रात मेंडोजा में ही गुजारे, और साथ ही अगले दिन मौसम ठीक हो जाने पर वो एंडीज की पहाड़ों को पार करे। पर क्या मालूम था पायलट और पैसेंजर पर कल कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर 1972 को फ्लाइट 571 अपना टेक ऑफ करती है। अगर मैप पर देखा जाए, मेंडोजा और अर्जेंटीना के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का ही फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ एंडीज की 15,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं। और फ्लाइट का प्लान रूट था कि वो पहले साउथ की ओर जाकर अपनी हाइट को गेन करेगा, और फिर प्लांचो पास में पहुंचकर एंडीज की तरफ टर्न करेगा, और फिर इस खतरनाक पहाड़ियों को क्रॉस करेगा, और फिर चिली के शहर कोरेको को टर्न कर सीधे सैंटियागो चला जाएगा। फ्लाइट 571 के पायलट ने इस पहाड़ियों को लगभग 50 बार से भी ज्यादा पार किया था। उन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था और अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा भी था। मेंडोजा से टेक ऑफ करके प्लान के मुताबिक प्लेन साउथ की ओर रवाना हुआ। जहाज की हाइट गेन करते हुए पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का मंजर छुपा दिया है। अब इस कंडीशन में पायलट ने कंट्रोल टावर पर अपना कनेक्शन जोड़ लिया, जो रडार को देखकर रेडियो के माध्यम से पायलट को उनकी लोकेशन बताएंगे। कंट्रोल टावर के अलावा पायलट अपनी लोकेशन का एक और तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी नोन लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए स्पीड के जरिए कैलकुलेशन करके अपनी लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसे एविएशन की भाषा में डेड रिकॉर्डिंग कहा जाता है। अब जैसे ही फ्लाइट रेंचो पास के पैरेलल में पहुंची, तो उन्होंने वहां से राइट टर्न लिया। अब ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज की पहाड़ों से गुजर रहा था। ऊपर नीला आसमान था और नीचे सफेद बादल। पायलट पूरी तरह से सैंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डिपेंडेंट था। जैसे ही वो प्लेन पास के करीब पहुंचे, फ्लाइट 571 कहीं गायब सी हो गई थी। ये एक नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से वहाँ पे रडार सिग्नल कमजोर होते हैं। इस मौके पर पायलट ने डेड रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी लोकेशन को कैलकुलेट किया, और 3:21 में सैंटियागो के कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि हम 1 मिनट में चिली के शहर कोरिको पहुंच जाएंगे, और उन्होंने अपनी ऊंचाई को कम करने की परमिशन मांगी। नॉर्मली प्लांचो पास से कोरिको पहुंचने में लगभग 11 मिनट का समय लगता है, लेकिन उन्होंने इस दूरी को सिर्फ 3 मिनट में ही तय कर लिया। और कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को ये बात जरा समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट 571 रडार पर शो नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने डिसेंट होने की परमिशन उनको दे दी। पर उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जो को पायलट ने कैलकुलेशन की है वो गलत है। पायलट समझ रहा था कि वो कोरिको के ऊपर है, लेकिन असल में वो प्लेंचो पास को क्रॉस कर रहे थे। एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न किया और नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया। शुरू में उनको खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वो बादलों से क्रॉस करते तो वो देखते कि सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ी होती है। इस पॉइंट पर पायलट को अंदाजा हुआ कि वो अभी भी एंडीज की पहाड़ी पर ही है। पायलट ने दोबारा से एल्टीट्यूड गेन करने के लिए पूरी जी जान लगा दी। अब प्लेन की नोज आसमान की तरफ थी, लेकिन अफसोस ये उन्हें पहले कर देनी चाहिए थी, और फ्लाइट 571 की टेल सीधा पहाड़ से जाकर टकरा जाती है। इस वक्त पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। बिना विंग और टेल के ये प्लेन स्लाइड करता हुआ सीधा इस पॉइंट पर आकर रुक जाता है। क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर इस दुनिया से चले जाते हैं।
खास तौर पर वो लोग जो पीछे की साइड बैठे हुए थे। पर प्लेन के फ्यूजलाज में बैठे 33 पैसेंजर बस तो जाते हैं, लेकिन उनको काफी ज्यादा चोटें लगती है। प्लेन की टेल अलग हो जाने की वजह से पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जहाँ से ठंड काफी ज्यादा अंदर आ रही थी। ये इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के माउंटेन्स में फंस चुके थे, जिसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। बाहर निकलते ही जब वो चारों तरफ देखते तो उन्हें बर्फ के पहाड़ी नजर आते और सबसे पहले तो अपने साथियों की बॉडीज को वो बर्फ में दफना देते। उधर प्लेन की क्रैश की खबर ने चिलियन अथॉरिटी को अलर्ट कर दिया था और उनको ये मालूम नहीं था कि वो असल में अर्जेंटीना में क्रैश हुए थे। बिना टाइम को वेस्ट किए उन्होंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें 4 हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। सुबह से लेकर शाम तक सर्च ऑपरेशन करने के बाद उन्हें कोई भी प्लेन का मलबा नहीं मिला। ये एक बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि पहाड़ बर्फ की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इस सर्च ऑपरेशन में उरुग्वे और अर्जेंटीना ने भी हिस्सा लिया था और अब पूरे 11 एयरक्राफ्ट 571 फ्लाइट को ढूंढने में लग चुके थे। इधर क्रैश साइट पर बचे हुए पैसेंजर के ऊपर से कई बार रेस्क्यू प्लेन गुजर रहे थे, लेकिन उनके लाख इशारे करने के बाद वो उनको देख नहीं पा रहे थे। बाद में पैसेंजर को एक बैग के अंदर लिपस्टिक मिलती है, जिससे वो प्लेन के ऊपर SOS भी लिख देते हैं, लेकिन फिर भी रेस्क्यू प्लेन की नजर उन पर नहीं पड़ती है। टोटल 8 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद 21 अक्टूबर 1972 को सारे पैसेंजर को डेड डिक्लेयर कर दिया और साथ ही ऑपरेशन को क्लोज कर दिया गया। 11 दिन बीत जाने के बाद पैसेंजर को कॉकपिट पर एक रेडियो मिलता है, जिसको ट्यून करने पर वो सुनते हैं कि उनको ढूंढने वाला सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है, जहां वो लोग पहले ही इतनी मुसीबत में थे। ये खबर सुनने के बाद उनका सारा का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अपने बचने की जो आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी वो भी खत्म हो चुकी थी। पहले हफ्ते में 5 पैसेंजर अपनी जख्मों की वजह से इस दुनिया से जा चुके थे। उन्होंने जहाज के मलबे और लगेज से फ्यूजलाज को बंद कर दिया ताकि वहां से ठंड अंदर ना जा सके। उन्होंने कॉकपिट के प्लास्टिक वाइजर को काटकर अपने लिए सनग्लासेस बनाए, जो उनको बर्फ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से बचा भी रहे थे। सीट कवर को उन्होंने गर्माहट के लिए यूज किया, साथ ही उन्होंने सीट के कुशन से स्नो शूज बना दिए। इस वक्त तक उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट बार, 3 जैम जार और गिनी चुनी पानी की बोतलें थी। पहला हफ्ता तो ये खाना उन्होंने आपस में डिवाइड करके खा लिया, लेकिन जब ये खाना खत्म हो गया तो उन्होंने कॉटन और कपड़े खाने शुरू कर दिए, जिससे वो बीमार पड़ने लगे। एंडीज के इस हिस्से में उन्हें एनर्जी के लिए कोई भी चीज नजर नहीं आ रही थी। वो जिस रिच पर क्रैश हुए थे, ना तो वो वहां से ऊपर जा सकते थे, ना ही नीचे की तरफ उतर सकते थे। इस टाइम पर पैसेंजर की हालत ये थी कि उनका बॉडी वेट 40% कम हो चुका था। आखिर जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो आखिरी में उन्होंने अपने साथियों के बॉडी पार्ट को खाना शुरू कर दिया। ये फैसला उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन भूख, प्यास और कमजोरी ने उन्हें ये फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया। क्रैश के 17 दिनों बाद 29 अक्टूबर को एक एवलांच आ गया, जिसने इनके फ्यूजलाज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस हादसे में 9 पैसेंजर मारे गए और बाकी के बचे हुए पैसेंजर जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई। दिन गुजरते गए और सर्वाइवर्स की हालत बस से बदतर होती गई। एक एक करके सब मरते जा रहे थे और जो बचे हुए थे वो अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी कि 60 दिनों के बाद 3 और सर्वाइवर अपनी जान गंवा चुके थे और पीछे बचे 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। पहला था कि वो अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दे और दूसरा था कि वेस्ट में मौजूद इस क्लिफ को कैसे भी करके वो हाइक कर ले। दिसंबर 1972 में 3 रग्बी प्लेयर कनीसा, प्राडो और विसिंटिन ने इस क्लिफ को हाइक करने का इरादा बना लिया, इस उम्मीद में कि इस पहाड़ के दूसरे साइड ग्रीन वैली होगी जहां से उन्हें कोई मदद मिल सके। ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली हाइक थी, क्योंकि उनके पास ना ही कोई प्रोफेशनल गियर्स थे और वहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग और सीट कवर से बनाए हुए गर्म कपड़े ओढ़कर हाइक पर निकल गए। जब 3 दिन हाइक करने के बाद जब वो इस चोटी पर पहुंचते तो वो देखते हैं कि ऐसे कई सारे पहाड़ वहां पर मौजूद है। यहाँ ना हरियाली थी, ना ही जिंदगी के आसार थे। खाने की शॉर्टेज की वजह से एक प्लेयर क्रैश साइट पर वापस आ जाता है। प्राडो और कनीसा मदद की तलाश में डाउनहिल चलने लगे। अगले 10 दिनों तक 61 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद वो एक ऐसे जगह पर पहुंचते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। वो एक वैली पर पहुंचते, यहाँ पर हरियाली भी थी, साथ ही वहाँ पर नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने पानी पिया, तभी उनकी नजर एक घोड़े पर पड़ती है जिसके ऊपर एक शख्स बैठा हुआ था। नदी की शोर की वजह से वो शख्स उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। तभी उस लोकल को एक आइडिया आता है। वो एक पेन और पेपर को पत्थर में बांधकर उनके पास फेंक देता है। प्राडो और कनीसा ने उस पेपर पर सारा माजरा लिखा और उस पेपर को वापस फेंक दिया। वो आदमी घोड़ा भगाते हुए चिलियन अथॉरिटी के पास चला जाता है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आता है कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद कोई सर्वाइवर कैसे बच सकता है। सबसे पहले अथॉरिटी कनीसा और प्राडो को रेस्क्यू करते और मरहम पट्टी करने के बाद उनका इंटरव्यू लेते हैं। 22 दिसंबर 1972 को यानी कि 72 डेज बाद 3 हेलीकॉप्टर प्राडो और कनीसा की निशानी पर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। पहाड़ की ये चोटी देखकर पायलट भी हैरान हो गया
कि इन दो रग्बी प्लेयर ने बिना एक्सपीरियंस और गियर के इस पहाड़ को कैसे पार किया होगा। आखिरकार बचे हुए सर्वाइवर को रेस्क्यू कर लिया जाता है और उनके मरे हुए साथी को बड़ी कब्र खोदकर वहीं पर दफना दिया जाता है। उस कब्र के ऊपर पत्थर रखकर एक मेमोरियल बना दिया जाता है जो आज भी उसी हालत में वहाँ पर मौजूद है। ये मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हो क्या सुंदर पिचाई गूगल से बाहर हो जाएंगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।